नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रदीप सिंह। हम आज अपने वरिष्ठ पत्रकार धीरज चतुर्वेदी जी से आज बात करेंगे। उनसे समझेंगे कि 2023 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले उनसे समझेंगे कि छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। अलग अलग विधानसभा सीटों का रुख उनसे समझेंगे कि दोनों ही पार्टी बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टियों किसकी मत पे इस बार जा रहा है वोटर। उनसे समझने की बात करेंगे और समझेंगे कि इस बार 2023 की विधानसभा में बात करें बीजेपी की तो लाडली बहना की लगातार बात कर रही है, उसका कितना फायदा मिला होगा बीजेपी को। जहां तक छतरपुर विधानसभा की बात है तो यहाँ पर इस बार जो है 2023 में के इलेक्शन में जो मतदान हुआ है वो 73.28% हुआ है, जबकि 2018 में मतदान का प्रतिशत था 71.93। तो यानी लगभग 2% ही वोटर बढ़े हैं उसमें मतदान के लिए। और अगर उसमें हम आंकड़ों की बात करें तो इस बार जैसे आलोक चतुर्वेदी कांग्रेस से थे, ललिता यादव जो पूर्व मंत्री हैं वो बीजेपी से थी, और कांग्रेस के बागी जो हैं पीएसपी से डीलमणि सिंह थे। अब तीनों के बीच जो अलग अलग जो समीकरण है, चूंकि आलोक चतुर्वेदी के साथ उनका एक व्यक्तित्व जो खुद का व्यक्तित्व वो जुड़ा हुआ है, ललिता यादव के साथ बीजेपी का संगठन जुड़ा हुआ है। हम आंकड़ों की अगर बात करें पुराने आंकड़ों से और कुछ खंगालने की अगर कोशिश करें तो 2018 के चुनाव में आलोक चतुर्वेदी 3,495 मतों से विजयी हुए थे और उन्होंने बीजेपी की अर्चना गुड्डू सिंह को पराजित किया था। उस समय बीएसपी से अब्दुल समीर थे और समाजवादी से मोहन सिंह का थे, जो कुछ खास इफेक्ट नहीं डाल पाए थे। हाँ, बीएसपी के जो उम्मीदवार है अब्दुल समीर, उन्हें 9,161 वोट मिला था, जो ये दर्शाता है कि यहाँ पे बीएसपी का एक वोट बैंक निश्चित है, जो 8 से 10,000 के बीच वोट बैंक है। इसमें एक रोचक तथ्य ये भी है कि जब भी ललिता यादव जी खड़ी हुई है उस समय डीलमणि सिंह, बब्बू राजा अवश्य खड़े हुए हैं। जैसे 2013 का हम चुनाव देखें तो 2013 में निर्दलीय खड़े हुए थे डीलमणि सिंह, उन्हें तब 17,683 मत प्राप्त हुए थे। जब ललिता यादव जीती थी उन्होंने आलोक चतुर्वेदी को हराया था 2217 मतों से। मतों की संख्या, हार जीत का अंतर काफी कम था। इसी तरह हम फिर और पहले जाएं, हम 2008 का चुनाव देखें तो संतोष अग्रवाल एक व्यापारी चेहरा कांग्रेस ने मैदान में उतारा था और ललिता यादव फिर मैदान में थी और उन्होंने ये चुनाव जो है 7,855 मतों से जीता था। उस समय भी डीलमणि सिंह खड़े हुए थे। जब वो बीएसपी से खड़े हुए थे, जो 2023 में भी फिर वो बीएसपी से खड़े हैं, और तब उन्हें 22,591 मत मिले थे और उन्होंने मतलब एक बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। 2023 के चुनाव में भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डीलमणि सिंह को जितने मत प्राप्त होते हैं उतना जो जीत के जो अवसर रहेंगे वो बीजेपी के रहेंगे। लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा संभव कम इसलिए दिखाई दे रहा है कि डीलमणि सिंह को जो 2008 में जो वोट मिला था वो घट के अगर हम प्रतिशत में अनुमान लगाएं तो कम से कम उनको 2013 में 14.02% मत मिला था। वो इसके पहले 2008 में 25.54 मत प्राप्त हुआ था, यानी सीधे तौर पे 10-11% के मतों का उनमें गिरावट आई है। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि मतदाता जागरूक है कि वो वोट व्यर्थ नहीं करेगा, बल्कि सीधे तौर पे या बीजेपी या कांग्रेस को विजय बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। लाडली बहना कितना इसमें इफेक्ट करेगी, क्योंकि छतरपुर की विधानसभा की बात करें 63,000 लाडली बहन है। 63,000 लाडली बहना है, लेकिन क्या है, ये चूंकि ये शहरी इलाका है, वो शहरी इलाके वो ग्रामीण अंचल में यही एक अंतर, चूंकि यहाँ पे प्रत्याशी का चेहरा बड़ा है, व्यक्तित्व बड़ा है, जिनके सेवा जो कार्य हैं वो जमीनी स्तर पर दिखे। जैसे उनकी चाचा की रसोई हो गई, कोरोना काल में सैनिटाइजर करवाने की उन्होंने खुद के टैंकर से पूरे शहर में सैनिटाइज करवाया था। साथ में ऑक्सीजन की जो मशीनें थी, ऑक्सीजन की कमी थी, वो अवेलेबल कराई थी। यहाँ तक कि मसीह अस्पताल, जिला अस्पताल तक को अवेलेबल कराई थी और एक ऑक्सीजन बैंक भी खुला था। साथ में उनके धार्मिक सामाजिक जो काम है
जैसे उन्होंने चिराई हॉस्पिटल से एक वो स्वास्थ्य शिविर लगाया था, लगभग 35,000 लोगों को उसका सीधे तौर पे लाभ मिला था और कई लोगों का इलाज भोपाल में हुआ था निःशुल्क। तो ये जो है, तो इसमें लाडली बहना वर्षे सेवा, दोनों ही सेवा से जुड़ा है। एक है रेवड़ी, दूसरी है सेवा। अच्छा भाई साहब, एक चीज और सामने आती है, जैसे ललिता जी या वोटरों से बीच में गैप रहा 5 साल का, इस बीच में विधानसभा बड़ा मलेरा आ जाती तो जनता से कहीं ना कहीं दूर थी। जनता जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया और डिजिटल इंडिया का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है। अगर आप जनता से नहीं जोड़ेंगे सीधे, कांग्रेस का जो पक्ष भारी लगता है उसके पीछे ही उनका जनता से सीधा जुड़ाव है। जबकि वो विधायक थे, लेकिन विधायक होने के बाद एक या तो घमंड आ जाता है तो लोग दूर होने लगते हैं। लेकिन आलोक चतुर्वेदी के साथ ऐसा रहा कि वो सतत जो है जनता के बीच में संपर्क में रहे, वो उसका उन्हें फायदा मिलेगा। ललिता जी मंत्री रही, लेकिन उनकी कोई खास विकास में यहाँ पर योगदान नहीं है। यहाँ तक कि ये तक सुना गया था, जो नितिन गडकरी जी ने जो सेतु बंधन योजना के तहत जो एक फ्लाईओवर सेंक्शन कराया था छतरपुर में, आकाशवाणी तिराहे से महोबा रोड तक के लिए ट्रैफिक की समस्या स्थायी तौर पे उसमें काफी समाधान होता, तो उसमें भी सुनने में आता है कि पर्दे के पीछे उस काम को रोकने में ललिता जी का हाथ था। अच्छा, अब बात करेंगे जो उपचुनाव बड़ा मलेरा की अगर बात करें तो बड़ा मलेरा उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था बीजेपी, वहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी 2018 में जीत गए थे वो बागी हो जाते हैं और कांग्रेस से छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उपचुनाव जीत जाते हैं। इस बार क्या मुकाबला समझते हैं? मलेरा में भी आप देखें तो पिछली बार लगभग 72% मतदान हुआ था, इस बार 73% है। लेकिन वहां पर जो है बड़ा मलेरा का जो समीकरण है वो लोधी और यादव, दो जाति टोटल ही जातिगत आधार पे वहां का निर्णय होता है। वहां के लोधी और यादव जाति का जिसने भी कॉम्बिनेशन बनाया तो वो वहां से हमेशा चुनाव जीतता रहा। जैसे हम रेखा यादव की बात करें, इसके पहले वहां से विधायक रही है रेखा यादव। अब चूंकि वो भारतीय जनशक्ति से सबसे पहले खड़ी हुई थी, भारतीय जनशक्ति ने उन्हें खड़ा किया, तो जो चेहरा था वो था उमा जी का, उमा भारती का, जो लोधी जाति से आती है। और जो प्रत्याशी का चेहरा था वो यादव था। दोनों का कॉम्बिनेशन बना और वो चुनाव जीतने में सफल हुई। 2008 में उन्होंने 6,522 मतों से विजय हासिल की थी। अब आप 2013 में देखें तो रेखा बाजुश जो थी उसका विलय हो गया था बीजेपी में, मतलब उमा भारती उसमें शामिल हो गई थी बीजेपी में। तो रेखा यादव ने फिर भाजपा से टिकट मिला, कॉम्बिनेशन वही था, चेहरा उमा भारती, प्रत्याशी का चेहरा यादव। काफी उन्होंने विजय हासिल की, लेकिन अंतर काफी कम हो गया था, 1514 मतों से वो विजय हुई थी। चूंकि तिलक सिंह लोधी, कांग्रेस ने भी लोधी चेहरा मैदान में उतार दिया था, तो लोधी वर्सेस यादव के बीच वो संघर्ष में, अब उसमें उमा जी का एक जो योगदान था उसके कारण ये विजय हो गई थी। 2018 का देखिए हम, 2018 में प्रद्युम्न सिंह लोधी कांग्रेस से थे, उसके बाद और जो छतरपुर से अभी 2023 में ललिता यादव जी बीजेपी से जो चुनाव लड़ रही हैं, तो उनको बीजेपी ने बड़ा मलेरा से उतारा था। और हरिकृष्ण द्विवेदी थे बसपा से, ब्राह्मण चेहरा थे। तब प्रद्युम्न लोधी ने 15,779 मतों से ललिता यादव को पराजित किया था। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी, समीकरण बदले, कुछ बागी हुए, उन बागियों में एक प्रद्युम्न सिंह लोधी भी शामिल थे। बताते उमा जी के कारण ही वो उसमें शामिल हुए थे। फिर उन्होंने उपचुनाव लड़ा। उपचुनाव में उनके साथ 2020 में जब उपचुनाव हुआ तो प्रद्युम्न सिंह लोधी थे भाजपा से उम्मीदवार, और राम सिया भारती जो इस बार 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस से प्रत्याशी है, वो उनकी प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ी थी। साथ में एक और नया चेहरा आया था, वो था अखंड प्रताप सिंह यादव। जब वो बसपा से चुनाव लड़े थे, जो 2023 के चुनाव के अंतिम दिनों में जो फिर बीजेपी में शामिल हो गए, तो अखंड प्रताप सिंह को जब बसपा से चुनाव लड़े तो 20,502 मत मिले, राम सिया भारती को 49,965 और प्रद्युम्न सिंह लोधी को भाजपा से 67,532 मत मिले थे। और इस तरह 17,547 मतों से प्रद्युम्न लोधी ने विजय हासिल करी थी।
अब उसी प्रद्युम्न लोधी को उन्होंने इस बार फिर भाजपा ने मैदान में उतारा। समीकरण ठीक वैसे ये राम सिया भारती मैदान में है। यादव कोई नया चेहरा नहीं आया। वहां पे जो प्रद्युम्न सिंह लोधी के विधायक रहते हुए जो उनके खिलाफ एक माहौल था, वो राम सिया भारती के बहुत पक्षधर साबित हो रहा है। और यही कयासों का दौर है, पुख्ता नहीं किया जा सकता। लेकिन वहां पे जो समीकरण बता रहे हैं, राम सिया भारती के साथ लोध मतदाता भी है और साथ में यादव मतदाता का भी उनको साथ मिल रहा है। इन टाइम चुनाव के एक दिन पहले, 2 दिन पहले बीएसपी के भी उसमें जो प्रत्याशी वो भी सम्मिलित हो गए थे। वो ही परिस्थिति बदली वहां की। तो जो एक हरिजन जो वोट बैंक था, तो बीएसपी का हर विधानसभा क्षेत्र में एक पुख्ता वोट बैंक है। 8-10 हजार का वोट बैंक उनको मिल ही जाता। चेहरा नहीं देखते, वो हाथी देखते। तो वो हाथी का उन्हें राम सिया भारती को उसका फायदा मिलना तय है। अब बिजावर की बात करें, यहाँ बाहरी और घर की बात चलती रही लगातार बीजेपी। बिजावर एक ऐसी सीट है कि मतलब उसका कुछ अलग ही नेचर रहा। वो इस वाले चुनाव में पिछली बार की तरह अलग ही नेचर रहा। बिजावर में इस बार हुआ है 72.32% मतदान, जो पिछले बार की तुलना में 4% गिरा है, न कि बढ़ा है। ये एक बहुत रोचक तथ्य है कि सब जगह तो जागरूकता है, लेकिन बिजावर में जागरूकता नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, ये तो बाद में टटोले जाएंगे। लेकिन पिछली बार भी जब राजेश शुक्ला वहां से चुनाव जीते थे, तो राजेश शुक्ला को स्थानीय होने का बहुत बड़ा फायदा मिला था। जब गुड्डन पाठक जो पूर्व बीजेपी से विधायक थे, वो वहां पे जब चुनाव लड़े, तो इसके पहले उन्होंने 10,000 वोटों से चुनाव जीता था वहां पर। लेकिन उन्होंने वो चूंकि महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के नौगांव कस्बे के मूल निवासी है, तो उन्होंने बिजावर को लावारिस छोड़ दिया था। उसका परिणाम ये हुआ कि जब पिछली बार 2018 में गुड्डन पाठक बीजेपी से जब वहां से चुनाव लड़े और कांग्रेस ने मुन्ना राजा को उतारा, तो मुन्ना राजा है राजनगर विधानसभा क्षेत्र के मूल निवासी बसारी के, और गुड्डन पाठक पड़ गए महाराजपुर के नौगांव के निवासी। और राजेश शुक्ला को स्थानीय होने का ही बहुत बड़ा लाभ मिला था और उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। 36,714 मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी सपा से, और वो भी समाजवादी पार्टी से, जिसका कोई संगठन, लेकिन उन्हें केवल लाभ मिला, स्थानीय होने का लाभ मिला था उन्हें। इस बार भी आप परिस्थिति है। कांग्रेस ने चरण सिंह उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपराधिक छवि, आरोप लगते हैं कि वो आपराधिक छवि के कई अपराध भी दर्ज हैं। वो उनके साथ यहाँ पे जो टीम भी जुड़ी, वो भी कहीं ना कहीं अपराधों से जुड़ी रही। तो मतदाता के जो दिमाग में वो ये है कि ऐसा ना हो कि ये पूरा अपराधियों का जो गठजोड़ है वो हम पे हावी होने लगे, हम विकास से अछूते रह जाएं। तो एक बार फिर वहां पे स्थानीय और बाहरी मुद्दा जो है वो हावी हो। इस बार सपा के एक प्रत्याशी रेखा यादव को टिकट देती है, सपा अचानक उनको हटा देती है, इसका वो उसका कारण है वो यादव जातिगत। समाजवादी पार्टी वो जाति पे ज्यादा आधारित होती है, उसको उससे मतलब नहीं रहता है कि वो दल कौन सा है। उनका जो दिल है वो विचलित होता रहता है अपनी जाति के साथ में। तो उसी का ये माना जा रहा था कि जब रेखा यादव को समाजवादी पार्टी से उतारा, वो चरण सिंह यादव, वो भी यादव चेहरा थे, तो वो चरण सिंह को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती। तो इसके कारण उन्होंने कहा कि एक विड्रॉल हो। चूंकि चरण सिंह यादव को कांग्रेस ने पहले ही नाम घोषित कर दिया था, इसलिए वो बेक नहीं हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी से जो रेखा यादव को मैदान में उतारा था, उनको बेक करके चरण सिंह को। मगर इस मामले में अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार कहते हैं वो हमारी जीती हुई सीट थी, हम वहां से प्रत्याशी थोड़ी बदलना चाहते। आप देखिए, जीती हुई सीट तो थी, फिर तो कांग्रेस की प्रद्युम्न सिंह लोधी भी कांग्रेस से जीते थे, और जो बबलू शुक्ला है वो अघोषित रूप से तो बीजेपी में शामिल हो ही गए थे। तो समाजवादी के पास रहा क्या था कुछ कहने के लिए। जैसे रामबाई, अपन पथरिया की बात कर रहे हैं दमोह जिले की, तो रामबाई कांग्रेस का भी साथ देती रही, इधर बीजेपी का भी साथ देती रही। तो वो मूलतः जो होता है कि आपके पास आपका खुद का वो क्या है, व्यक्तित्व तो क्या बचा है कि आप जीते चाहे जिससे, लेकिन आपने दल बदल लिया। जब दल बदल लिया या अघोषित रूप से दल बदल लिया, पर्दे के पीछे आपने दल बदल लिया, तो आप मूलतः उस पार्टी से जुड़े तो रहे नहीं। और समाजवादी जब माना जाता जब समाजवादी का बहुत अच्छा प्रदर्शन होता। वहां पर पहले के जो पूर्व के चुनाव है
अगर उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन होता, जैसे एक बार विजय बहादुर सिंह खड़े हुए थे 2008 के चुनाव में, वहां से ऋषि राज सिंह यादव खड़े हुए थे, उन्हें मात्र 2764 मत मिले थे। पिछले 2013 के चुनाव में करुणा राजेश सिंह खड़ी हुई थी, उन्हें मात्र 2845 मत प्राप्त हुए थे। इसके बाद जब बबलू शुक्ला मतलब एक बड़ा चेहरा जब मैदान में उतरा तो वो समाजवादी को उसका फायदा मिला। 23 में क्या समीकरण? 23 में जो स्थानीय बाहरी मुद्दा अगर वो हावी रहा तो निश्चित रूप से बीजेपी वहां पर